नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तुओं में शामिल लगभग सभी विषयों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखकर ही इसे तैयार किया जाता है और इसको बनाने के पूर्व हमारी टीम के द्वारा बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देखा जाता है। तो बिना देरी के आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न रोज की भांति भारत की राज्यव्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितने प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किए जा चुके हैं? स्वतंत्र भारत में अर्थात आजादी के बाद से अब तक कितनी बार स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता के बाद आप कह लीजिएगा कि भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किए गए हैं। इसमें विकल्प आपको दिए गए हैं। 5 आयोग बने हैं अब तक, 2 आयोग बने हैं, 4 आयोग बने हैं या 1 आयोग बना है। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, लाल फीताशाही को कम करने के लिए, प्रशासनिक जवाबदेही को तय करने के लिए गठित किए गए हैं। तो आजादी के बाद से अब तक मात्र 2 प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो सही विकल्प हो गया हमारा बी। भारत में आजादी के बाद से अब तक 2 बार प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किए गए। तो जो पहला है वर्ष 1966 में, वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, याद रखिएगा ARC, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, गठन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था या गठित किया गया था। तो वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। अब दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना है? तो भारत में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना है वर्ष 2005 में। याद रखिएगा, वर्ष 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो यहां पर आपको नोट करना है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो भारत में अब तक 2 बार प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किए गए हैं। पहला वर्ष 1966 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, दूसरा वर्ष 2005 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। हम पूर्व में बता चुके हैं। इसे गठित करने का मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासनिक सुधार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रशासन में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए, लाल फीताशाही को भी दूर करने का प्रयास इन आयोगों के द्वारा किया गया है और समय समय पर सुझाव सरकार को दिए गए। ये भी याद रखना, 1966 और वर्ष 2005। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे मैं से जरूर पूछें जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है, क्योंकि परीक्षा में जब हमसे प्रश्न नहीं वाले पूछे जाते हैं तो वहां पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के पूर्व परीक्षा हाल में आपको ध्यान पूर्वक कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ के नहीं को अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पर हम भी प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं को हमने अंडरलाइन कर दिया है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा।
तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो जीवाश्म ईंधन है वह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को कहा जाता है समाप्य। इनके भंडार निश्चित हैं और इनका दोहन बहुत तेजी से हो रहा है, इनकी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए इनको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। जीवाश्म ईंधनों में प्रमुखता कोयला 4 प्रकार का होता है, आपको नोट करना है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार का कोयला हो गया। पेट्रोलियम में कौन कौन चीजें शामिल होंगी? पेट्रोलियम में लिक्विड पेट्रोलियम के रूप में जो गैस एलपीजी आती है, सीएनजी है, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन मोम है और कोल तार, ये सब पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो इनका प्रयोग जहां जहां भी किया जाता है तो हमें ये याद रखना कि इनकी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है, जीवाश्म ईंधन है। बचे वाले जो विकल्प है यहाँ पर, जल विद्युत, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और इसकी पुनर्प्राप्ति संभव है, क्योंकि नदियों पर बांध बना करके जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जाती है और नदियों में जल निरंतर प्रवाहित होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, यह भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में साइमन कमीशन के आगमन के बाद की है? भारत में जब साइमन कमीशन आया उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, याद कर लेना है। साइमन कमीशन के बारे में सूक्ष्म परिचय आपको हम देना चाहेंगे। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और यह 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका नाम श्वेत आयोग था, क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे और यह भारत में जब आया तो व्यापक पैमाने पर इसका विरोध किया गया, यह भी आपको नोट कर लेना है। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ। सदस्यों की संख्या 7 थी। अध्यक्ष इसके सर जॉन साइमन थे। किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसका बड़े पैमाने पर भारत में विरोध हुआ था। तो इसमें कौन सी घटना है जो 3 फरवरी 1928 के बाद की है? पहला विकल्प है चौरी चौरा कांड, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है गांधी और इरविन समझौता, चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो भारत में साइमन कमीशन आता है उसके बाद कौन सी घटना घटित होती है? तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से हम लोग जानते हैं। नोट कर लेना है आपको। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन कब भारत में आता है? तो साइमन कमीशन बनता कब, पहले ये जान लें। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बनता है, अस्तित्व में आता है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। चौरी चौरा कांड जो है यह वर्ष 1922 की घटना है। 1922 में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक एक स्थान है गोरखपुर जनपद में, वहां पर उग्र क्रांतिकारियों की भीड़ के द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और जैसा कि ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज है कि 22 पुलिसकर्मी यहां पर जिंदा जल गए थे। इससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा कांड की घटना से आहत होकर के वहां पर बड़े पैमाने पर जो हिंसा होती है उससे महात्मा गांधी आहत होते हैं और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मूल कारण क्या था, उसकी तिथि क्या थी? तो एक बार हम पुनः बोलेंगे 12 फरवरी 1922 को। माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले विकल्प में यहां दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना होती है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग नामक जगह पर नियति भीड़ के पर अंग्रेजों की हुकूमत के द्वारा गोली चलवाई गई और यह नियति भीड़ इकट्ठा हुई थी डॉक्टर सत्यपाल किचलू
की गिरफ्तारी के विरोध में यह भीड़ वहां पर एकत्रित हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। और यह जो विरोध प्रदर्शन था यह मुख्य रूप से रॉलेट एक्ट के विरोध में था। रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां पर भीड़ एकत्रित हुई थी और उस पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गोली चलवाई गई। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो नाम आपको याद रखने। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन बहुत बड़ा कांड हुआ है भारत के इतिहास में, तो इसे काले दिन के रूप में भी मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आपको नोट कर लेना है, वर्ष 1917 में। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह, नोट करना है चंपारण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, पैंगोंग झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही कथन या कथनों के माध्यम से उत्तर दीजिएगा। तो इसमें कोई एक कथन भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिया है जो पहला कथन है यह पूर्णतः भारतीय परिक्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन यह खारे पानी की झील है। विकल्प यहां पर बनाए गए, केवल एक कथन सही, अर्थात यह पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में स्थित है पैंगोंग झील। दूसरा कथन है, दूसरा विकल्प यहां पर है बी, केवल दो कथन सही है, यह खारे पानी की झील है, केवल ऐसा ही सही है। तीसरा विकल्प है सी, एक और दो दोनों सही है, अर्थात यह पूर्णतः भारतीय परिक्षेत्र में भी स्थित है और खारे पानी की झील है। चौथा और अंतिम विकल्प है ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो पैंगोंग झील है या खारे पानी की झील है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूर्णतः भारतीय परिक्षेत्र में स्थित है, यह बात पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि पैंगोंग झील ऊंचाई पर स्थित, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दुनिया की प्रमुख खारे पानी की झील है, हिमालयी परिक्षेत्र में स्थित है। वर्तमान समय में राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन पड़ेगा, तो लद्दाख आपको नोट कर लेना है, लद्दाख में यह स्थित है और इसका 40% लगभग 40% भाग ही भारत के कब्जे में है, ये भारत के पास है। शेष बचा वाला तिब्बत में अवस्थित है और तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्थापित है, तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया गया, चार विकल्प आपको दिए गए, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में और गोरखपुर में। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी में, बनारस में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय जो केंद्र है चावल शोध संस्थान का, वह स्थापित किया गया है। और आपको यह भी नोट करने ला है कि अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नोट करिएगा, अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और यह भी नोट कर लेना, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहां है, तो याद रखना है कटक। कटक कहां है, तो उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय कहां है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय कहां है, तो आपको याद रखना है कटक उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस जंतु का हृदय 3 कक्षीय होता है, निम्नलिखित में से किस जंतु का हृदय जो है वह 3 कक्षीय होता है। चार विकल्प यहां पर दिए गए आपके लिए, छिपकली का, शेर का, मछली का और कबूतर का। छिपकली, शेर, मछली और कबूतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो 3 कक्षीय हृदय है वह छिपकली का होता है। याद रखिएगा, छिपकली का जो हृदय है वह 3 कक्षीय है, 3 कक्षीय है। शेर का हृदय 4 कक्षीय है, 4 कक्षीय है। मछली का हृदय मुख्यतः 3 कक्षीय है, मुख्यतः 3 कक्षीय है। कबूतर का हृदय 4 कक्षीय है।
4 कक्षीय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, CFC को या हाइड्रोक्लोरोकार्बन को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। यह गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। और इस गैस की उत्पत्ति कहां पर होती है? तो याद रखना, दलदली भूमि में ऑक्सीजन की कमी में सूक्ष्म जीवों के अपघटन से यह गैस बनती है। ठीक है, कहां पर बनती है? तो दलदली भूमि में सूक्ष्म जीवों के अपघटन से और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह गैस बनती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह गैस बनती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। CH4 इसका सूत्र है और दलदली भूमि मुख्यतः पाई जाती है। धान के खेत में भी इस गैस की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, शारदा अधिनियम का संबंध किससे था? 4 विकल्प यहां पर है, अनुसूचित जातियों के उत्थान से, अल्पसंख्यकों के उत्थान से, बाल विवाह से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि शारदा अधिनियम का जो संबंध है वह बाल विवाह से था। और शारदा अधिनियम बाल विवाह नामक कुप्रथा के खिलाफ आया था, उसको समाप्त करने के लिए आया था, लोगों में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए आया था। कब आया था? तो शारदा अधिनियम का वर्ष है 1929। याद रखिएगा, इसमें बालकों के लिए या पुरुषों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष बताई गई थी और महिलाओं के लिए 14 वर्ष आयु बताई गई थी। इसके प्रवर्तक थे हरविलास शारदा, जो कि प्रमुख समाज सेवक थे। इनके द्वारा शारदा अधिनियम को लाया गया था। बाल विवाह के खिलाफ आया था, बाल विवाह को रोकने के लिए आया था, जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए आया था। पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, महिलाओं के लिए 14 वर्ष का प्रावधान था। 1929 में यह अधिनियम आया था। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित की गई है? नोएडा में, कानपुर में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश नित नए आयाम रच रहा है, ये भी आप लोग जानिएगा। बड़ी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज हो रही हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, उद्योगों को आकर्षित करने के क्षेत्र में। तो नोएडा में, कानपुर में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब है वो लखनऊ में स्थापित की गई है। इसके माध्यम से तकनीकी का विकास किया जा रहा है और भारत की पहली प्रयोगशाला है, ये गौरव भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, जो कि आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष घोषित किया गया है? 4 विकल्प यहां पर आपके लिए है, भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारतीय थल सेना के द्वारा वर्ष 2026 को डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके माध्यम से सैन्य संचालन में तेजी लाना, समन्वय बनाना, साइबर क्राइम को रोकना और सेना की कार्यप्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। आज की श्रृंखला कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।